हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल थोड़े देसी थोड़े विदेशी। और अब हम लोग जा रहे हैं ये थर्ड पार्ट में दानांग से हनोई, जो कि वियतनाम का कैपिटल है। अगेन वियतजेट एयरलाइंस थी हमारी। वो लोग वेट बहुत ज़्यादा 20 kgs प्लस 7 kgs स्ट्रिक्टली ही अलाउ करते हैं। तो हम लोग हनोई में भी सुबह सुबह पहुंच गए थे, अराउंड 9-10 बजे के रहा। तो हमें वहाँ से लोकेशन पे पहुँचने के लिए 1 घंटा लगा। हमारा होटल का नाम था हनोई पैराडाइज होटल। ये हमारा रूम था, छोटा कोजी सा रूम था। हमें 1 नाइट ही स्पेंड करनी थी यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू दैट तो अच्छा ही था, बट अगर आपको थोड़ा स्पेशियस रूम चाहिए तो फिर आई वुड नॉट रिकमेंड दिस होटल। बट अगर आपको भी 3-4 थाउजेंड पर रुपीज़ पर नाइट का रूम था तो उसके हिसाब से अच्छा था। हमने फर्स्ट चीज़ जो हनोई पहुँच के की वो थी हमारी ट्रेन स्ट्रीट, जो बहुत फेमस स्ट्रीट है। वहाँ पे अलग अलग टाइमिंग्स पे ट्रेन क्रॉस होती है उस स्ट्रीट से, तो आप टाइमिंग देख कर जा सकते हैं। हम लोग जिस टाइम पे गए थे वो दोपहर के 3:15 बजे का ट्रेन टाइमिंग था। हम बहुत पहले पहुँच गए थे, तो हम लोग आसपास की स्ट्रीट घूम रहे थे, शॉपिंग के लिए देख रहे थे कुछ है क्या। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा नहीं था ट्रेन स्ट्रीट के आसपास शॉपिंग करने के लिए। मैग्नेट्स वगैरह थे या फिर बहुत सारे लाइटिंग्स के शॉप्स थे, अलग अलग LED स्ट्रिंग्स लाइट्स वगैरह के। तो बेसिकली हम ट्रेन स्ट्रीट के लिए ही आए थे, बट हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, अराउंड 1 o'clock। 2 घंटा टाइम था, तो हमने सोचा 1 घंटा तो हम ऐसे ही बाहर घूम लेते हैं। अगर आपको ट्रेन स्ट्रीट आना है, शॉपिंग नहीं करनी है, तो करीब 1 आवर पहले पहुंचना। बहुत सारे लाइन से कैफ़ेज़ है, तो आप एटलीस्ट अगर बहुत टाइम पे पहुंचेंगे तो आपको टेबल्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको भी ट्रेन स्ट्रीट का एंजॉय करना है तो टाइमिंग्स देख के, ऑनलाइन सारे टाइम अवेलेबल है, वो सब देख के करना। और हाँ, हमने जो एयरपोर्ट से भी टैक्सीज़ बुक की है वो सब कुछ प्री बुक की थी। हम लोग ग्रैब भी कर सकते थे, बट बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह कभी कभी रहते हैं तो ऑफ़र्स मिल जाते हैं, तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास ग्रैब है ऐप तो फिर यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये ट्रेन स्ट्रीट पूरी हमने कैप्चर की है। इसका एक वॉक थ्रू लीजिए कि स्टार्टिंग से एंड तक किस टाइप के कैफ़ेज़ है, कैसे दिखते हैं, बीच बीच में शॉपिंग प्लेसेस हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे क्यूट क्यूट चीज़ें मिलती है, बुक मार्क्स या फिर ज्वेलरीज़ या फिर क्रोशिए का सामान बहुत मिलता है पूरे वियतनाम में ही। तो हम लोग ने एक पूरा टाइम था, तो एक पूरी स्ट्रीट स्टार्ट से एंड तक हम लोगों ने वॉक की। तो आप भी देखिए तब तक। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ शॉपिंग नहीं की, बस कैफ़े में जाके हम लोग बैठ गए थे। यहाँ पे आप 1-2 ड्रिंक्स लेके या एक आधा फूड आइटम लेके भी बैठ सकते हो, कोई आपको उठाएगा नहीं वहाँ से। उनको भी पता है कि आप सिर्फ ट्रेन देखने के लिए यहाँ पे बैठे हो। तो बहुत सारे शॉप्स में नीचे टेबल्स है, ऊपर बालकनी में भी टेबल है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप नीचे वाले टेबल्स ही लेना, जहाँ पे भी आपको दिखे। ऊपर से फिर वो इतना अच्छा व्यू और आपके फ़ोटोज़ नहीं आएंगे। और आप थोड़ा अगर जल्दी आ गए हैं तो फिर आप फ़ोटोशूट कर लीजिए, सेल्फ़ी स्टैंड लेके आना और फ़ोटोशूट्स कर लेना। ये एकदम एंड ऑफ द स्ट्रीट पर आ गए थे हम। यहाँ पे ट्रेन सबसे लास्ट में आती है, दूसरे साइड पे ट्रेन सबसे पहले आती है। तो हम लोग उस साइड बैठे थे। एंड आई वुड सजेस्ट कि रात में भी ये होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो दिन में ये व्यू मिलता है वो ही बेटर है रात के व्यू से।
यहाँ पे कुछ कुछ कैफ़ेज़ के बाहर इतना सुंदर सा आर्ट रहता है। देखिए ये ऐसे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी होती है। अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है तो आप प्लीज़ 1-2 घंटा पहले आके यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे प्रॉपर वेडिंग शूट्स, प्री वेडिंग शूट्स भी करवा रहे थे प्रोफेशनल कैमरामैन को लाके। तो हम लोगों ने इसमें से कोई भी एक रैंडम कैफ़े चूज़ किया जो बहुत ही अच्छे व्यू का था। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये लोगों का जो इस साइड ट्रेन के पटरी के साइड जो लोग बैठे हैं उनके टेबल्स वो बाद में, उसके चेयर्स वो लोग बाद में उठा देते हैं। तो ये देख के बैठना कि आप इस रेड टाइल्स के अंदर बैठे हुए हैं, वरना वो टाइम पे जैसे ही ट्रेन आएगी आपको उठा के ऊपर या पीछे भेज देंगे। तो हमने ऐसे ही बहुत सोच समझ के, जहाँ पे थोड़ा सा क्राउड भी था अच्छा, वहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल लिया, कॉफ़ी और एक डिश ऑर्डर की और हम लोग अराउंड 1.5 आवर बैठे थे वहाँ पे। एंड फाइनली 3:15 हुआ। उन लोग सब लोग बहुत, सारे कैफ़ेज़ के हर एक बंदा सामने खड़ा होता है ताकि कोई भी रैंडमली ऐसे सामने ना आ जाए। एंड आप सिर्फ इतने सारे फ़ोन्स होते हैं रिकॉर्ड करते हुए, तो या तो आप रिकॉर्ड कर लो या तो आप देख लो। तो वो व्यू बहुत बहुत अमेजिंग होता है। इतने पास से इंडिया में अगर ट्रेन जाएगी तो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल कि आप बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। ये बनाया ही ऐसे गया है, बहुत वहाँ पे वो लोग ध्यान रखते हैं, बट ब्रेथ टेकिंग व्यू था ये। और ऐसा नहीं है कि ये रियल नहीं है या जस्ट ऐसे ही टाइम पास है। रियल ट्रेन्स है जो ऐसे इन फ्रॉम द सिटी विदाउट एनी बैरिकेड्स जा रही थी। उसके बाद हम लोग एक बहुत फेमस प्रिजन में आए थे। मुझे पर्सनली ये सब देखने का शौक़ नहीं है, बट उत्कर्ष को था, तो हम लोगों ने एक ऐसी भी चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए ट्राई किया। वैसे तो पूरे वियतनाम में बहुत सारे म्यूज़ियम्स है, क्योंकि वियतनामीज़ वॉर इतना फेमस था, इतना लंबा था, इतना डेंजरस था, इतना एक्चुअली डार्क है वो। अगर आप देख सकते हैं वो सब, आपको इंटरेस्ट है, तो फिर तो हो ची मिन सिटी में भी म्यूज़ियम्स थे। हमने वो सब एक्सप्लोर नहीं किया, सिर्फ ये हनोई का एक किया, बिकॉज़ ये उन्होंने प्रिजर्व किया है। वो एक म्यूज़ियम नहीं है, टाइप ऑफ ऑलरेडी एक जेल है जिसमें उन्होंने कुछ कुछ जगह को अभी भी वैसे ही रखा है। आप रियल देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑडियो गाइड्स भी थे। आप जस्ट एक ऑडियो हेडफोन्स ख़रीद लीजिए और फिर वो हर जगह पे आप, एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर दबाइए उसमें, उस डिवाइस में, और वो उसके बारे में आपको बताएगा ऑडियो रीड करके, बट इंग्लिश में भी सब लिखा होता है। तो ये एक प्रिजन था वियतनाम का, जहाँ पे वॉर के टाइम पे जितने भी पॉलिटिशियंस थे उनको रखा गया था। तो उसके कुछ कुछ जगह को उन्होंने प्रिजर्व किया। वही हम देख रहे थे कि कैसे वहाँ पे सेल्स थे, क्या उनको खाने में दिया जाता था, क्या ब्रिक्स यूज़ की जाती थी वो बनाने के लिए। एंड बहुत डार्क, बहुत गंदा था सब कुछ। उन लोगों ने उसका पूरा अभी भी लॉक, दरवाज़े, ब्रिक्स सब कुछ संभाल के रखा है। बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं वहाँ पे पुराने टाइम के। तो ये देखिए उस दरवाज़े के लॉक्स कैसे थे, वो सब था। और एक रियल वहाँ पे दरवाज़ा भी लगाया हुआ था कि कैसे जेल का एंट्रेंस था ये। फिर उनको किस तरह के इसमें खाना दिया जाता था, जो भी बोल्स वगैरह थे वो सब उन्होंने रखे थे। पूरा लिखा था कि क्या देते थे खाने में, कितनी बार देते थे, और उसके पूरे वेसल्स जिसमें बनाते थे, जिसमें देते थे, सब कुछ उन्होंने रखे थे अभी भी। ये प्रिजनर्स के कपड़े हैं, और फिर ये वहाँ का टॉयलेट था जो उन्होंने वैसे ही रखा था। ऑफ कोर्स क्लीन था।
फिर हर एक सेल के ऊपर वहाँ पे एक स्टोरी लिखी गई थी कि कैसे फ्रेंच ने उनको रूल किया है यहाँ पे। एक्चुअली ये इतना इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे बताया है कि कैसे वो लोग बैठते थे, कैसे उनको बांधा जाता था। वहाँ पे डमीज़ लगे हुए हैं तो ज़्यादा और रियल फीलिंग आती है। सिर्फ जस्ट नॉट द प्रिजन बट उसमें लोगों को भी डमीज़ बनाया है। और ऐसे छोटे से ये होते थे, कैसे लोगों को बांध दिया जाता था उनके सीट्स पे। इतने से खिड़की से वो लोग बस देख पाते थे, इतनी ही सनलाइट उनको मिलती थी। और ऐसे ये देखिए इसमें उनके पैर बांध दिए जाते थे। तो ये सब वहाँ पे देखने के लिए था। और एक वहाँ पे बहुत अच्छा आलमंड ट्री भी था, वो अभी भी है, उन्होंने अभी भी उसको वैसे ही रखा है। ये वो रास्ता है जहाँ से फिर फाइनली पॉलिटिशियंस भागे थे। तो इस तरह से वो तोड़ के फाइनली भाग पाए, वो भी वहाँ पे था। ये अराउंड 2 फ्लोर्स का प्रिजन था जहाँ पे ये था जहाँ पे फांसी देते थे या कुछ अगर सर काटना हो किसी का तो वो कैसे होता था उसका पूरा मशीन वहाँ पे रखा हुआ था। बहुत डिस्टर्बिंग है ये पूरा देखना। ओनली इफ़ आप ये सब देख सकते हो तो आप अपने ट्रिप में इस चीज़ को इंक्लूड करना। थोड़ी देर के लिए तो मूड ऑफ हो जाता है कि क्या देख रहे हैं हम। पूरा वियतनामीज़ वॉर ही बहुत डिप्रेसिंग है सुनने के लिए। आई थिंक हम इतना इंडिया के फ्रीडम के बारे में सुनते हैं, वियतनाम उससे काफ़ी ज़्यादा डार्क है। तो वहाँ पे एक बाहर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, उनके लिए मेमोरी के लिए बना है, वो सब अच्छा लगता है देखने के लिए। तो इसके बाद हम लोग ऐसे ही फिर शॉपिंग करने के लिए हनोई ओल्ड क्वार्टर्स मार्केट में गए, जहाँ पे नाइट मार्केट लगता है। ये मार्केट डेली नहीं लगता है, आई थिंक सिर्फ वीकेंड्स पे ही रहता है। तो आज हमें ये एक्सप्लोर करना था। यहाँ पे बहुत कपड़े थे क्योंकि वियतनाम में कपड़े बनते हैं तो ऑब्वियसली कपड़े बहुत सस्ते और अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जो नॉन ब्रांडेड है ऑब्वियसली, लेकिन वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। फिर जो भी शूज़ की भी फर्स्ट कॉपीज़ है वो भी बहुत अच्छी थी। 50K का एक पेयर था शू का। अगर आप कपड़े भी देखेंगे तो विदिन 100K आपको ड्रेसेस मिल जाएंगे, देन वॉचेस, क्योंकि वियतनाम में सब कुछ प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली सब कुछ सस्ता ही मिलेगा। और अगर आप ब्रांड्स के शौकीन हैं बट यू कैन नॉट अफोर्ड इट तो आपको यहाँ पे एक से एक कॉपीज़ मिलेंगे। आप पहचान ही नहीं सकते हो कि किसने रियल LV का बैग लिया और किसने नहीं। तो इतने फर्स्ट कॉपीज़ सेकंड कॉपीज़ है यहाँ पे। एंड आर्ट, अगर आप आर्ट लवर है तो भी इस पूरे स्ट्रीट पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी शॉपिंग करने के लिए। फिर नेक्स्ट डे हम ओपेरा हाउस के सामने से एक लोकल बस लेके, जो फ्री थी, वो लेकर हम लोग गए। अभी नया नया हनोई में ग्रेट वर्ल्ड नाम की जगह खुली है, जो एक यूरोपियन पूरा उन्होंने डिज़ाइन किया है बिल्डिंग्स को यूरोपियन स्टाइल में। मेगा ग्रैंड वर्ल्ड हनोई नाम है इस जगह का। कुछ आउटस्कर्ट्स में 1 घंटा दूर है, बट आप देखिए इतनी बढ़िया यूरोपियन सिटी जैसे उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है, पूरा प्लान्ड है, पूरे कैफ़ेज़ सब कुछ ऐसा लगता है कि आप सीधा यूरोप में आ गए हो वियतनाम से निकल के। और बहुत सुंदर है यहाँ पे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है। सब कुछ यहाँ शुरू नहीं हुआ है अभी, कुछ लिमिटेड कैफ़ेज़ ही शुरू हुए हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप हनोई में हैं, आपके पास टाइम है, तो यहाँ पे आना। वैसे आपको टैक्सी से थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। आप ओपेरा हाउस के सामने जाएंगे तो आपको बस मिल जाएगी। ओल्ड क्वार्टर्स में ही रहते हैं यूजुअली लोग हनोई में। फ्री में वो यहाँ तक ड्रॉप कर देती है।
एंड फ्री में फिर से भी वापस पहुंचा देगी। तो एक बार ज़रूर आना। ये लेक में राइड है बहुत सुंदर सी, जो इन्होंने ये सब कुछ आर्टिफिशियल है बट बहुत सुंदर है। बहुत अच्छी फ़ोटो रील्स के लिए प्लेस है। एंड इस पूरी सिटी में इनका जो ग्रेट मेगा वर्ल्ड है, इसमें एक एडवेंचर पार्क भी है, होटल्स भी है, कमर्शियल भी है, सब कुछ है। तो ये देखने लायक जगह है। तो यहाँ पे आप लोग प्लीज़ मिस मत करना। अगर आपके पास टाइम है तो ये ज़रूर कवर करना हनोई में। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है इस जगह का, और ये इतना ह्यूज है। यहाँ पे इतने कैफ़ेज़ और सब, जब ये और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो ये पूरा उन्होंने वेनिस सिटी का कॉपी किया है। और ये यॉट वगैरह सब कुछ बहुत सुंदर बनाया है। जितना अच्छा ये वीडियो पे नहीं लग रहा है, उससे भी ज़्यादा सुंदर वो रियल में लगता है। देन हम लोग रात में एक लेक में आए थे, और इसके आजू बाजू ओल्ड क्वार्टर्स में ही है ये भी। हम लोगों ने कैसे वॉक लिया। बहुत सुंदर जगह है हनोई। ओल्ड क्वार्टर्स में ही आई वुड से कि आपको बहुत अच्छे अच्छे एयरबीएनबीज़ मिल जाएंगे। अगर आपको होटल्स चाहिए तो होटल्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो वो हमने जस्ट एक्सप्लोर किया, वॉकिंग किया। एंड अगले दिन सुबह हमें हैलोंग बे, जो यहाँ का आइलैंड है, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, हम वहाँ जा रहे थे। हमने एक क्रूज़ बुक किया था, रोज़ी क्रूज़ नाम का। उसी से हमने शटल पिकअप एंड ड्रॉप किया था। उन्होंने हमारी होटल से ही हमें पिक किया। अराउंड 2 आवर्स के ऊपर हमें लगा वहाँ पहुँचने के लिए। और फिर एक उनका अपना क्रूज़ था जिन्होंने हमें पिक किया, और उनके जो बड़े वाले क्रूज़ है जहाँ पे हम 1 नाइट स्टे करने वाले थे ऑन 31 ऑफ दिसंबर, न्यू ईयर ईव्स हमने वहाँ पे स्पेंड करनी थी। हम वहाँ गए। तो ये उनका छोटा क्रूज़ है जो सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए था, वो भी अंदर से बहुत सुंदर था। हम अराउंड उनकी कैपेसिटी 50 लोगों की रहती है। देयर आर 20 रूम्स, तो पूरी बुक्ड थी ऑब्वियसली। हम सबका 1 नाइट स्टे था वहाँ पे। और यहाँ पे आने के लिए आई वुड सजेस्ट कि अंदर पूरा सब कुछ फ्री है, मतलब बुक्ड है, एक्सेप्ट फॉर ड्रिंक्स एंड वाटर, वो चार्जेबल है। तो आप अपना पानी बहुत सारा प्लीज़ कैरी कीजिएगा, हमें नहीं पता थी ये बात। तो ये आ गए हम रोज़ी क्रूज़ पे। 4 फ्लोर्स का हमारा क्रूज़ था, और ऐसे बहुत सुंदर 1000 आइलैंड्स है, उसके बीच में वो क्रूज़ चलता है पूरी रात पूरा दिन। और उन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक दिया। एकदम ऐसा लग रहा था कि होटल के अंदर आए, कोई 5 स्टार के। ये उनकी लॉबी थी, और 2 फ्लोर्स पे रूम थे। फिर उसके बाद टॉप फ्लोर एक, और उसके नेक्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट, और उसके भी ऊपर के फ्लोर पे फिर ओपन टेरेस टाइप था। ये यहाँ का जकूज़ी था जो हमारे रूम्स के बस बाहर ही था। जिस किसी को भी छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप जकूज़ी ही बोलेंगे, जिसको भी यूज़ करना है। और देखिए ये व्यू, इमेजिन आप 1000 आइलैंड्स के बीच में पूरी रात और पूरा दिन रह रहे हो। एंड बहुत अमेजिंग सा ये क्रूज़ था। इसके स्वीट रूम हमने बुक किया था, जूनियर स्वीट ऑन द टॉप फ्लोर। इसके नीचे वाले फ्लोर्स पे भी था, हमने थोड़ा टॉप लिया था ताकि अच्छा व्यू मिले। और इसका रूम वाज द बेस्ट रूम। 3 बेड्स थे, अगर कोई किड्स के साथ आ रहा है या फिर ज़्यादा लोग हैं तो। हमारे हिसाब से तो काफ़ी बड़ा रूम था, बहुत सुंदर। एंड इसको बालकनी थी, तो आप कभी भी देख सकते हैं। बाथटब था, बाथटब से भी बाहर का इतना सुंदर व्यू है। और बालकनी से तो ऑब्वियसली आप दिन में बैठ जाओ, रात में बैठ जाओ, बहुत ही अमेजिंग था। मतलब दिस इज़ अ ड्रीम रूम कि आप
ये इसमें रह रहे हो इस होटल में। इसका पूरा चार्ज वॉज अराउंड $400 फॉर 1 नाइट 1 डे ट्रिप, जिसमें फूड इंक्लूडेड है, ट्रांसफ़र्स इंक्लूडेड थे। ये उनका रेस्टोरेंट एरिया था जहाँ पे हमारे लिए लंच बुफ़े लगा था, और कितना सुंदर उसका स्प्रेड था। हम लोगों ने पहले ही बताया था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, बहुत सारे लोग वहाँ वेजिटेरियन थे, तो वेजिटेरियन अलग भी था, वो लोग अलग से हमें हमारा ऑर्डर लेके भी नेक्स्ट का बना के दे रहे थे। फ्राइड राइस थे, नूडल्स थे, फ्रेंच फ्राइज़ थे, सूप था वेज में, डेज़र्ट्स थे, फ्रूट्स, सब कुछ था। और जो लोग सी फूड खाते हैं उनके तो अलग ही मज़े थे। यहाँ पे आपके पीछे पीछे जो ट्रांसफ़र बोट थी वो साथ में ही चलती है, तो बेसिकली ये पूरे आइलैंड्स के बीच में घूमते रहते हैं। आजू बाजू में बहुत सुंदर सुंदर दूसरे क्रूजेज़ भी रहते हैं। ये हमारा टॉप डेक एरिया था जहाँ पे बहुत सारे सीट्स थे, आप रिलैक्स करिए, बार था। और हमारी न्यू ईयर ईव भी इसी फ्लोर पे थी, तो ये हमारी बालकनी से व्यू है, बहुत सुंदर था। और हाँ, अगर बाय चांस आप पानी वगैरह कुछ भूल गए तो ऐसे छोटे छोटे बोट्स में लोग आके आपको बालकनी में भी सेल करते हैं इलीगली, बट यू कैन बाय फ्रॉम देम। फिर हमें कायाकिंग और केव्स दिखाने के लिए लेके गए थे उसी ट्रांसफ़र बोट में, तो हम लोगों ने बोट राइड की, केव टूर किया। कुछ लोग जिनको कायाकिंग करनी थी वो लोग कायाकिंग भी कर रहे थे, हमें नहीं करनी थी, हमने नहीं किया। और ये बहुत सुंदर गाना गा रहा था हमारा बोट वाला। không về hay là em giận dỗi anh gió ơi gió có lòng हम जब गए थे तो वाटर लेवल बहुत नीचे था, तो हम लोग केव्स के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि केव्स तक पानी ही नहीं था कि हमारी बोट वहाँ तक पहुँच सकती है। कुछ लोग कायाकिंग कर रहे थे, बट उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पानी कहीं नहीं था वहाँ पे। तो अलग अलग क्रूज़ में अलग अलग एक्टिविटीज़ भी होती है। यहाँ पे आप 2 नाइट्स का भी स्टे ले सकते हैं, बट मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कुछ। अगर आपको जस्ट रिलैक्स करना है तो ठीक है, बट अदरवाइज़ 1 डे 1 नाइट इज़ इनफ। ये होने के बाद हमें फिर से हमारे क्रूज़ पे छोड़ दिया था। और फिर रिलैक्सिंग टाइम था। आप स्विमिंग करना चाहते हो तो स्विमिंग भी कर सकते हो। बोट एक जगह पे रुकी हुई थी थोड़ी देर के लिए, क्रूज़ हमारा एक जगह पे रुका हुआ था, बट हम लोग दिसंबर में गए थे, एंड में बहुत ठंड थी, तो मैंने तो नहीं की, बट उत्कर्ष ने स्विमिंग की और वो इस पानी में उतरे ओशन में। बहुत बहुत ठंड थी। उनको देख के कोई और भी एक दो लोग और फिर उतर गए, वो लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बट स्विमिंग भी करनी है तो लाइफ जैकेट पहन के करनी पड़ी। एंड सनसेट देखिए, इतना इतना सुंदर था। कोई बात नहीं, ठीक है। अब यार सनसेट उसके पीछे हो रहा है। हाँ, शायद यहाँ से दिखे थोड़ा। फिर सनसेट के टाइम पे हाई टी थी, वहाँ पे भी डेज़र्ट्स थे, ब्रेड के आइटम्स थे, कुछ वेज था कुछ नॉन वेज था। ड्रिंक के लिए फिर भी आपको चार्ज लगता है, आपको कोई भी ड्रिंक कभी भी फ्री नहीं है, नॉट इवन वाटर देयर। ये सारे क्रूज़ पे रूल है, आपको सारे क्रूज़ पे यही चीज़ मिलेगी, ऐसा कोई पैकेज भी नहीं है जहाँ पे ऐसा होगा। इधर देखना, इधर इधर। और अब देखिए 360 डिग्री व्यू ऑफ जो हम देख रहे थे उसका। हमारी क्रूज़ बीच में खड़ी है और 360 डिग्री देखिए क्या व्यू मिल रहा है।
कॉर्नर के सेंटर पे देखो, सुनो बस रखो यहाँ पे आपको। सनडाउनर के बाद वहाँ पे कुकिंग क्लास अरेंज की थी जहाँ पे आपको वियतनामी स्टाइल राइस पेपर डिश सिखा रहे थे। तो उसके अंदर आप अपने हिसाब से वेजीज़ एक राइस पेपर लगा के उसमें नूडल्स डाल के और जो भी आपको फिलिंग चाहिए अंदर, जिसको फ़िश चाहिए वो फ़िश डालेगा, जिसको वेजिटेबल्स चाहिए तो वेज नॉन वेज जो भी टाइप की डिश चाहिए वो आप बना सकते हैं। तो ये उत्कर्ष बना रहे हैं, तो उन्होंने ट्राई किया, मैंने तो नहीं ट्राई किया बट मुझे नहीं पसंद तो मैंने नहीं ट्राई किया, बट वो खा सकते हैं इसलिए उन्होंने ट्राई किया और बहुत फ़न था, अच्छा था, एक एक्टिविटी थी कुकिंग की। देन ये हमारा पूरा डिनर स्प्रेड था। यहाँ पे ये सर्विंग था, बुफे नहीं था। उन लोगों ने हमारे टेबल्स पे मेन्यूज़ रखे थे जिसका वेज नॉन वेज के हिसाब से, और वो एक एक डिश लाके सर्व कर रहे थे। इट वाज अ 7 कोर्स मील। ये वहाँ किसी का बर्थडे था तो उन लोगों ने इतने ब्यूटीफुली उनको सेलिब्रेट किया, वो देख के बहुत अच्छा लगा। अगर आपका बर्थडे एनिवर्सरी है तो प्लीज़ उनको प्री इन्फॉर्म करिएगा, वो डेकोर भी करते हैं, अपने हिसाब से गिफ्ट भी दिया था उन्होंने। एंड देन ये पूरा न्यू ईयर स्प्रेड था, रात के 12 बजे एक्सक्लूसिव था, हर रोज़ नहीं होगा, सिर्फ न्यू ईयर्स पे होता है। रात के 12 बजे पार्टी थी 11 to 12 तक, और बहुत सुंदर उन्होंने फ्रूट्स से सजाया था। बहुत अच्छी अच्छी डिशेस थी, छोटे छोटे मतलब फ्रूट्स और या फिर ब्रेड के आइटम्स या फिर फ़िश के आइटम्स थे, और सबको सांग्रिया भी उन्होंने सर्व किया। इसका उन्होंने अलग चार्ज लिया था बुकिंग के वक्त ही, और एक म्यूजिशियन भी था। तो बहुत अच्छा डीजे नाइट टाइप पार्टी थी। एंड जैसे ही 12 बजे हर एक क्रूज़ पे फायर क्रैकर्स बर्स्ट हो रहे थे। हर जगह 360 डिग्री व्यू पे सिर्फ फायरवर्क्स हो रहे थे। और देखिए कितनी सुंदर मॉर्निंग थी। हम रात से कहीं पे रोक दी थी उन्होंने क्रूज़ रात भर के लिए, और सुबह सुबह 6 बजे से चालू हो गया था। जिसको जाना था सुबह 6 बजे भी कायाकिंग एक्टिविटी थी, हम लोग नहीं गए। और सुबह ब्रेकफास्ट भी था और फिर उसके जस्ट तुरंत बाद ब्रंच भी था। हम लोग थोड़ा लेट उठे तो हमने सीधा ब्रंच ही किया क्योंकि उसके बाद हमारा चेकआउट था। अगर आपने वियतनाम जाके हालोंग बे क्रूज़ नहीं किया तो फिर आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। तो ये हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट न्यू ईयर और सबसे अच्छी मॉर्निंग ऑफ न्यू ईयर थी। उसके बाद हमने चेकआउट किया, फिर से हम वापस से अपने होटल के लिए, हमें शटल ने ड्रॉप कर दिया था। एंड देन फिर हमें नेक्स्ट डे तो निकलना ही था, एंड वी आर गोइंग बैक टू सिंगापुर। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा